नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। पिछले वर्ष 13 महीने किसान आंदोलन चला। किसानों को और जवानों को इस सरकार में जितनी जिल्लत मिली शायद किसी सरकार ने आज तक नहीं दी। कहा गया कि किसान काहे का अन्नदाता है, पैसे देते हैं खरीदते हैं। ऐसे जवान के लिए बोला गया काहे की देश की सुरक्षा करता है, पैसे लेता है तो सुरक्षा करता है। अन्य भी देश के कारोबारी, विद्वान, साइंटिस्ट, डॉक्टर ऐसा कार्य कर रहे हैं और वो पेमेंट लेते हैं, तो क्या एहसान कर रहे हैं हम पर। तो मैं उसके बारे में यही बताऊंगा कि कल सरकार का एक स्टेटमेंट आया, दैनिक जागरण में, सभी अखबारों में होगा, कि जो WTO है 164 देशों का ये संगठन है। 90 के दशक में इसका गठन हुआ था। पहले IFM था, फिर इसको मतलब कैसे ये दुनिया को अपने गुलाम बना सकते हैं उसका एक ये तरीका है। उसी पद चिन्हों पे हमारी सरकार चल रही है। लेकिन इसका आप समझ ये देखिए कि अब सरकार वहाँ पर जो ये भी है कि जब WTO जो फैसला लेता है वो इन 164 देशों के लिए सर्वमान्य है, मानना पड़ता है। तो उसमें जो सूत्रों से इसमें इनके उसमें लिखा है कि जो ये कानून व्यवस्था जो हमारे यहाँ थोपी जा रही थी या थोपने का प्रयास किया जा रहा है, वो वहाँ पर 1995 के आसपास में करीब करीब अपने मूल रूप में आ चुकी थी। और अमेरिका में वहाँ के किसान जो थे वो अब लगभग 1% भी नहीं रहे हैं। और जो अब किसान बचे हैं वो भी छोटे किसान जिन्हें कहते हैं 450 हेक्टेयर तक की उनकी जोत है, यानी कि वे छोटा किसान की श्रेणी में आते हैं। और उनको जो वहाँ की सरकार सब्सिडी देती है वो $40,000 प्रति किसान सालाना देती है। और यूरोप के देशों में ये बात कर रहा मैं अमेरिका की, और यूरोप के देशों में $35,000 प्रति किसान सालाना देती है। तो इसी बात पर किसान हमारे सरकार का एजेंडा है कि हम इस पर बात करेंगे कि ये जो आप छूट की जो असमानता है, भारत के किसान को $300 प्रति किसान सालाना मिलती है। और उसमें इन्होंने बाध्यता लगा रखी विकासशील देश 10% से ज़्यादा सब्सिडी किसान को नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही निर्यात पे इन्होंने लगा रखी है कि जो विकासशील देश है वो एक देश से दूसरे देश में पीस क्लास उन्होंने बोला है। 2013 में बाली में एक सम्मेलन हुआ था इनका, उसमें कहा कि भाई वे देश दूसरे देश को 10% ही अपने उत्पाद को बाहर भेज सकते हैं। यानी कि हमें पूर्ण आज़ादी नहीं है या इन विकासशील देशों को कि वे अपने अधिकतम फसल अगर अपने खपत से ज़्यादा है तो वो बाहर भेज सके। तो ऐसे भी रेस्ट्रिक्शन लगा रखे, उन पे भी सरकार बात करेगी। और उन्होंने कहा कि ग्रीन पीस सब्सिडी, यानी कि आप किसान को कैश सब्सिडी दीजिए जो वो दे रहे हैं 40,000 प्रति किसान सालाना की, या 35,000 यूरोप वाले दे रहे हैं। तो ये उससे मांग कर रहे हैं कि हमें बराबरी का स्थान दिया जाए, हमें भी उसी तरह की सब्सिडी देने का राइट दिया जाए। यहाँ पर जो हम सब्सिडी MSP के नाम पर, बिजली के नाम पर, अन्य तरह के देते हैं, उस पर वो भी ऑब्जेक्शन करते हैं। और यहाँ के जो किसानों का दर्द नहीं समझते हैं वो भी हमें नसीहत करते हैं कि सब्सिडी पे पड़ रहे हैं, जबकि सरकार भी इसमें पक्षपात करती है। जब ऐसा अपमान किसान के का होता है तब वो ये नहीं कहती कि जो इस देश को उद्यमी चला रहे हैं उनको इनसे कहीं ज़्यादा सब्सिडी हम देते हैं, वहाँ ये छुपा जाते हैं। और इस सरकार ने हद कर दी। पहले भी बोल चुका हूँ कि बार बार कहते हैं जब किसान सम्मान निधि के नाम पर अंगूठे से इतना पैसा गया, वो ऐसा अपमान करते हैं। ऐसा अपमान ये ऐसे सम्मान मानते हो तो उद्योगपतियों का क्यों नहीं करते हैं हमारे सरकार के मुखिया। तो ये अब किसान ना जान लें और ये पढ़ भी लें। कल के अखबार में है कि ये 12 जून से 15 जून के बीच में सम्मेलन और ये मुद्दे सरकार उठाएगी। खाद्य सुरक्षा उसमें भी वो मुद्दा उठाएगी कि जो हम सब्सिडी दे रहे हैं अब उसमें राशन का बता दिया है कि भाई इस तरह के मकान, इस तरह की गाड़ी या इस तरह के, उसमें टर्म्स कंडीशन अभी उन्होंने लगाई है उससे बचने की। ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव है WTO की कि आप किसानों को मतलब गरीबों को मुफ्त खाना नहीं दे सकते हैं। तो आप ये समझिए कि किसान का दर्द आप समझिए, सरकार का भी ये मनसा समझिए कि अगर वो किसानों को वाजिब दाम देती है या वाजिब दाम पर बेचने का अधिकार देती है, ऐसी व्यवस्था करती है, तो देश का आम गरीब जनता तराम तराम हो जाती है। और यहाँ पर टमाटर पे ही सरकारें गिर जाती थी। तो इस सरकार निष्पक्ष होकर स्वीकार नहीं करती है, देश को नहीं बताती है
अपमानित कराती है कि कहे का अंदाता है। उन्हें बताना चाहिए कि अगर हम इसके मूल कीमत दिलाएंगे तो जनता की पहुंच से बाहर हो जाएगा और ये पूरी दुनिया इस किसान को उसकी मेहनत का, अगर उपभोक्ता को सस्ता देना है तो सरकार को उसको सहायता देनी पड़ेगी। तो ये सब बातें बताकर निष्पक्ष होकर किसान जो आज ऐसा भ्रमित है, जातियों में, धर्म में, क्षेत्र में बंट करके अपना अपमान खुद करा रहा है और खुश हो रहा है, तो मैं बार बार ये कहूँगा जो किसानों की इस जागरूकता की नस्ल बार बार सत्ताओं से टकराती रही है, वो क्षेत्र, वो नस्ल, उनका आप सम्मान करिए। जब आप में क्षमता नहीं है तो उस सत्य को स्वीकार करके उनका साथ दीजिए, वरना आप धराशायी हो जाएंगे। और ये कल का अखबार है, इसमें पढ़ लेना, ये रहा, ये उठाएगी सरकार कल 12 जून और 15 जून के बीच में इसी बात को उठाएगी कि सब्सिडी हमें अधिकतम देने का अधिकार, गैर बराबरी ये जो है इसको समाप्त करा जाए, और जो खाद्य सुरक्षा है इस पर भी आप जो ये कर रहे हैं इस पर भी ये दिया जाए। तो तात्पर्य ये निकल के आता है, जिन लोगों ने ये अपमान किया है और सरकार की मौन सहमति रही इस अपमान कराने में, केवल चुनाव और सत्ता सुरक्षित करने के लिए और चुनाव जीतने के लिए ये सरकार पूरी बेशर्मी पर उतरी हुई है। सरकारें पूर्व में भी ऐसी थी, और ये भी आप मान के चलिए जब चाहे बादशाहों का राज रहा हो, गोरों का रहा हो, और चाहे कांग्रेस का रहा हो, जब जब किसानों पर अत्याचार हुआ, मजदूरों पर, गरीबों पर अत्याचार हुआ, तो किस क्षेत्र ने, किस नस्लों ने उन शासकों के खिलाफ आवाज़ उठाई है? उनका निरादर करके आप इस देश के किसान मजदूर को गर्त में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और कहते हैं, आप ये भी समझिए, महाराणा प्रताप को क्यों महान कहा जाता है? उसने कोई लड़ाई नहीं जीती थी, लेकिन वो सत्ता से यानी अकबर के शासन से टकराता रहा, जूझता रहा, घास की रोटी खाता रहा, पहाड़ों में रहा, लेकिन झुका नहीं, इसलिए वो महान कहा जाता है। कोई युद्ध नहीं जीता। और साथ साथ ये भी मक्कारी आप उनकी देखिए जो हिंदुत्व की बात करते हैं, तो मैं इसमें जाति और धर्म की इसलिए मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि महानता कैसे मिलती है। जो सत्ताओं से टकराते हैं, अन्याय के खिलाफ बोलते हैं, उनको चाहे सामने ना कहें, अंतरात्मा जब पढ़ के सोचते हैं तो ये सब गाय बगाए हमें भी सुनने को मिलता है। ये क्षेत्रीय नस्ल वास्तव में बहादुर भी है, निष्पक्ष भी है, निडर भी है, लेकिन सामने आके निजी स्वार्थ में, जाति और धर्म में फंस करके सही को सही कहने की हिम्मत नहीं होती है। तब उसमें उनके जो अकबर का सेनापति मान सिंह था, उसकी बुआ, उसकी पत्नी थी अकबर की, और महाराणा प्रताप का सगा भाई शक्ति सिंह, वो अकबर की सेना में यानी कि मान सिंह की सेना की तरफ से वो लड़ रहा था, और अफगान पठान पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ रहे थे। जब उसका चेतक युद्ध रण क्षेत्र से जब महाराणा प्रताप जान बचाकर भागे अपने चेतक घोड़े पर, और वो कोई नदी नाला कूदे, वो घोड़ा मर गया। शक्ति सिंह को इतनी दया जरूर आई कि मेरे भाई को ये मार देंगे, घायल हो। उन्होंने अपना घोड़ा जरूर दिया था, तो कहीं ना कहीं खून का ऐसा एक उबाल तो आया, लेकिन उसका सगा भाई उसके साथ था। और अकबर के बाद जहांगीर, एक जो उसका बेटा महाराणा प्रताप का इतना नतमस्तक हुआ कि उसकी गुलामी स्वीकार करी। अमर सिंह उसका नाम था। तो ये जो कहते हैं कि हम इतिहास बदलेंगे, हम कहते हैं इतिहास सड़कों का बदल दे, पूरा इतिहास बदल दीजिए, क्या ये लेकर के 1192 से 1947 से पहले का सारा इतिहास बदल दीजिए, और जैसे महाराणा प्रताप जैसे कि संघर्ष वालों का पराक्रम महानता बताइए। लेकिन क्या भारत के इतिहास को इसे बदल के भारत की प्रतियोगिताएं, भारत का इतिहास में यहाँ गुणगान हो सकता है? वैसे स्तर पर जब अतीत का हिस्ट्री कहीं प्रतियोगी होगी या कहीं संघर्ष या कोई सामना करना पड़ेगा, तब हमारे बच्चे क्या बताएंगे कि भाई महाराणा प्रताप ने संघर्ष तो किया, लड़ाई भी करी, जीता क्यों नहीं, और कौन जीता, किसने शासन किया? वो क्वेश्चन तो सदा खड़ा रहेगा ना। जो कहते हैं कि मेरा बाप शेर से लड़ा था, तो जब बच्चे ये पूछेंगे या सामने वाला पूछेगा कि परिणाम क्या हुआ था, तब ये कहेंगे मारा जाएगा ना। तो ऐसे हमारे वीर सपूत जो लड़े, संघर्ष किया, उनकी महानता है, लेकिन उनकी इस लड़ाई और संघर्ष के जीत हार का कारण हमारे अपने ही बने थे, वो भी इतिहास बताएगा। और शासन किन्होंने किया वो भी उसमें अतीत में, उसमें भी इतिहास में वो दर्ज होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, इतिहास को आप समाप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे ये WTO का इतिहास आप पढ़ लेना, जिसे भ्रमित करके सरकार हिंदू मुस्लिम करके, जातिगत किसानों में बांट करके आज सत्ता तो पा रही है। जैसे आप मुगलों का, आर्यन का इतिहास गलिया रहे हैं, कल को आपका भी इतिहास रचाया जाएगा, सदा आप नहीं रहेंगे। तो जो इस बात में अंधभक्ति में पागल हैं, वे जान लें कि जब इतिहास इनका भी लिखा जाएगा, समय परिवर्तनशील होता है।
नित्य कुछ नहीं है, तो ऐसा ही आपके बारे में बोला जाएगा जैसा आज मैं बोल रहा हूं। नमस्कार।